हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सबकी सीटेट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे त्रिभाषा सूत्र के बारे में, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। इसके बारे में भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, डीएसएसबी में भी पूछ लेते हैं, कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं कि त्रिभाषा सूत्र क्या है। और हमें पता भी होना चाहिए कि हमारी कंट्री में त्रिभाषा सूत्र पर इतना विवाद क्यों रहता है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपने कर रखा है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और इस चैनल को, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभाषा सूत्र, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि त्रिभाषा सूत्र आया कहाँ से था, इस पर विवाद क्यों है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्या है उस स्ट्रक्चर में कि जिसकी वजह से आज तक ये पूरे भारत में एक समान रूप से लागू नहीं हो पाया है। तो सबसे पहले तो आपने सुना होगा कोठारी कमीशन। दौलत सिंह कोठारी जी इसके अध्यक्ष थे, उनके नाम से इसको कोठारी कमीशन बोलते हैं। वैसे ये आपका नेशनल एजुकेशन कमीशन था। इस कमीशन ने ये 1964 को 14 जुलाई 1964 को इसका गठन हुआ था, और इसने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की थी वो जून 1966 में की थी, यानी तकरीबन 2 साल के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। तो इन्होंने जिक्र किया था कि भारत में त्रिभाषा सूत्र का फॉर्मूला लागू होना चाहिए। उससे पहले भारत में 2 भाषा का फॉर्मूला चलता था। 3 भाषाएं क्यों पढ़ाई जानी चाहिए, इसके पीछे तर्क ये था कि जितनी ज़्यादा भाषाएं बच्चा सीखेगा, एक तो उससे उस बच्चे का विकास होगा, उसकी बुद्धि का विकास होगा। दूसरा, पूरे भारत में एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सब लोग जानते हो, जिसके बारे में सबको पता हो, यानी एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। तो ये सब ध्यान में रखते हुए बाद में फिर इसका मसौदा तैयार किया गया। तकरीबन 1968 में, 1968 में इसे लागू करने की कोशिश की गई। कुछ राज्यों ने इसे स्वीकार किया, तमिलनाडु या साउथ में जो राज्य थे उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। ये सब दिक्कतें इसके साथ आई। तो ये दिक्कतें आई क्यों, ये स्वीकार करने में इसको दिक्कत क्या है, इसको समझने से पहले हमें इसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो मैं आज आपको त्रिभाषा सूत्र का पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगा, और उससे आपको समझ में आएगा कि त्रिभाषा सूत्र एक्चुअली में है क्या। जितने भी सवाल त्रिभाषा सूत्र से बनते हैं मैं कोशिश करूंगा आज हम सारे कवर करेंगे। आप वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो चलिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि त्रिभाषा सूत्र को 2 तरह से डिजाइन किया तो एक ही तरह से गया है, लेकिन मैंने आपको सहूलियत के लिए इसको 2 तरह से बांट दिया है। एक तो हिंदी भाषी जो राज्य है उनके लिए, एक जो अहिंदी भाषी राज्य है उनके लिए, यानी 2 तरह से बनाया गया है ये। तो हिंदी भाषी राज्य कौन से हैं, जिनमें हिंदी या तो मातृभाषा के तौर पर या क्षेत्रीय भाषा के तौर पर बोली जाती है। जैसे हम अभी दिल्ली में हैं, या ये राजस्थान है, या आपका हरियाणा का प्रदेश है, या यूपी है, ये जितने भी राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, इनमें हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है आराम से। हालांकि इनकी क्षेत्रीय भाषा भी है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र से बात करें तो हिंदी यहाँ पर आराम से बोली और समझी जाती है। तो ये हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र हो गए। एक हमारे वो क्षेत्र है जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र है, अहिंदी भाषी क्षेत्र जिनको बोलते हैं, यानी वो जगह, वो राज्य जहाँ पर हिंदी बोली नहीं जाती क्षेत्रीय भाषा के तौर पर और मातृभाषा के तौर पर, दोनों ही तरह से नहीं बोली जाती। तो पहले हम समझते हैं कि त्रिभाषा सूत्र जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उनको क्या बोलता है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पर, पहली भाषा, त्रिभाषा का मतलब 3 भाषा होनी चाहिए। तो पहली भाषा क्या है, कोई मातृभाषा हो या फिर क्षेत्रीय भाषा हो, यानी बच्चे को जो पहली भाषा पढ़ाई जानी चाहिए वो प्रथम भाषा क्या होगी, या तो वो क्षेत्रीय भाषा होगी या फिर वो कोई आपकी मातृभाषा होगी। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम अपने राज्य को लेकर चले, मैं हिंदी, अगर दिल्ली की बात करूं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ जाएगी हिंदी। आप देख सकते हैं पहले पे मैंने लिखा है कि अगर हम हिंदी भाषी राज्य के अंदर बात करते हैं तो पहली भाषा हमारी क्या हो गई, हिंदी हो गई। उसके बाद दूसरी भाषा क्या होनी चाहिए, कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी। यानी अन्य का मतलब क्या है, हिंदी से अलग कोई भी भारतीय भाषा हो या फिर अंग्रेजी हो। अब यहाँ पर क्या होगा, हम हिंदी भाषी क्षेत्र की बात कर रहे हैं पहले, तो हमारे यहाँ पर आ जाएगी अंग्रेजी, क्योंकि हम अंग्रेजी लेंगे, दूसरी भाषा इंग्लिश लेंगे, तो 2 भाषा हमारे पास बन गई। पहली बन गई हमारी क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा हिंदी, दूसरी बन गई हमारी अन्य भारतीय भाषा या अंग्रेजी में विकल्प है ये या है, तो हमने यहाँ पे लिया अंग्रेजी, 2 हो गई। अब तीसरी भाषा क्या बोल रहे हैं, अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा, सेम वही बात जो ऊपर बोली है। और लेकिन इसमें देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है,
जो यहाँ पर तीसरी भाषा ली जाएगी वो जो दूसरे नंबर पे ली है ना उससे अलग होगी, क्योंकि सेम कंडीशन दूसरे नंबर पर भी थी कि या तो आप अन्य आधुनिक भारतीय भाषा ले या आप अंग्रेजी ले यानी विदेशी भाषा ले। तो अब हमने ऊपर अंग्रेजी ले ली तो हम तीसरे नंबर पर अंग्रेजी नहीं लेंगे, इससे अन्य कोई भाषा लेंगे। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, हम यहाँ पे संस्कृत ले सकते हैं, हम पंजाबी ले सकते हैं, फ्रेंच, जर्मन जो आजकल नई स्कूल में चलती है। ये 3 भाषाएं हमारी हो गई। कौन से प्रदेश की हुई है? जो हिंदी भाषिक क्षेत्र थे। तो यहाँ पे पहली भाषा में हम हिंदी ले लेंगे, दूसरी में हम अंग्रेजी ले लेंगे, तीसरी में हम अन्य कोई भारतीय भाषा या कोई विदेशी भाषा ले सकते हैं। लेकिन वो जो तीसरी भाषा होगी ना वो दूसरी भाषा से अलग होगी, यानी रिपीट नहीं होगी, 2 इंग्लिश नहीं होगी। या तो यहाँ पे हम संस्कृत लेंगे, फ्रेंच लेंगे, जर्मन लेंगे, पंजाबी लेंगे, जो भी है तीसरी भाषा वो हो गई। किनके लिए हुई? हिंदी भाषिक क्षेत्र के। तो ये बात हो गई हमारी जो हिंदी भाषी राज्य थे उनकी। अब हम बात कर रहे हैं गैर हिंदी भाषी जो राज्य है, जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती, अहिंदी प्रदेश जो है, उनमें कैसे चलेगा त्रिभाषा का फॉर्मूला। तो आप देख सकते हैं पहली कंडीशन वही है सेम, या तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है तमिल या पंजाबी का, किसी का भी, उनकी क्षेत्रीय भाषा हिंदी तो है नहीं क्योंकि ये अहिंदी भाषिक क्षेत्र है, तो वो अपनी कोई भाषा लेंगे। उन्होंने मान लो यहाँ पर तमिल ले ली क्योंकि उनकी क्षेत्रीय या मातृभाषा बनती है तमिल। अब दूसरे नंबर पर इनको विकल्प क्या मिला है? हमें क्या मिला था? जो हिंदी भाषिक क्षेत्र थे उन्हें विकल्प मिला था आधुनिक भारतीय भाषा या फिर अंग्रेजी, क्योंकि हमारी तो पहले नंबर पर हिंदी आ चुकी थी तो हमने वहां पर अंग्रेजी ले ली थी। लेकिन यहाँ पर इनको विकल्प मिल रहा है हिंदी या अंग्रेजी। अब हिंदी या अंग्रेजी विकल्प में है, ध्यान दीजिए, यहीं पर पूरा विवाद है। यहां पर हिंदी कंपलसरी नहीं है, विकल्प में है। तो हिंदी या अंग्रेजी में से ज्यादातर केस में यहां पर कौन सी भाषा ली जाएगी? इंग्लिश ली जाएगी। उन राज्यों में, तमिलनाडु में अगर आप जाएंगे, किसी भी ऐसे राज्य में जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती, बहुत कम बच्चे यहां पर हिंदी लेंगे, ज्यादातर वो क्या लेंगे? इंग्लिश लेंगे। हालांकि वो हिंदी भी ले सकते हैं, विकल्प में दोनों चीजें हैं। अब तीसरे नंबर पर इनको क्या मिला है? अंग्रेजी या आधुनिक भारतीय भाषा। अंग्रेजी यानी कोई विदेशी भाषा या फिर आधुनिक भारतीय भाषा। और सेम कंडीशन है, जो दूसरे नंबर पर ले ली है ना वो रिपीट नहीं होगी। अगर इन्होंने दूसरे नंबर पर अंग्रेजी ले ली है तो तीसरे नंबर पर ये अंग्रेजी रिपीट नहीं करेंगे, इंग्लिश रिपीट नहीं करेंगे, या फिर कोई दूसरी भाषा, फ्रेंच हो जाएगी, संस्कृत हो जाएगी, जर्मन हो जाएगी, कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा हो या फिर कोई विदेशी भाषा हो, वो यहाँ पर ले सकते हैं। तो अब आप इसे समझिए कि हिंदी भाषिक क्षेत्र में तो हिंदी आ रही है, कौन से नंबर पर आ रही है? पहले नंबर पर, क्योंकि वो क्षेत्रीय भाषा है। अहिंदी वाले में हिंदी कहीं भी कंपलसरी नहीं है, दूसरे नंबर पर हिंदी वैकल्पिक है, यानी विकल्प के तौर पर है, तो वो हिंदी ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो ये बन गया पूरा हमारा त्रिभाषा सूत्र। अब विवाद क्या है? विवाद ये है कि जब भी कोई सरकार, केंद्र सरकार ये चाहती है कि वो पूरे देश में एक कॉमन लैंग्वेज, एक ऐसी भाषा जिसे सब बोल सके, पढ़ सके और समझ सके, उसके तौर पर जब वो हिंदी को प्रमोट करते हैं तो जो अहिंदी भाषिक क्षेत्र के लोग हैं उन्हें इससे विवाद हो, उन्हें इससे दिक्कत होता है, विवाद खड़ा होता है। उनकी बात अपनी जगह पर ठीक है, वो ये बोलते हैं कि जब आप हिंदी का विकल्प हमें दे रहे हो तो जो हिंदी भाषिक क्षेत्र है वहां पर हमारी भाषा, यानी अगर मैं तमिल की बात करूं तो हमारी तमिल भाषा या कोई दूसरी भाषा साउथ इंडिया की, वो क्यों नहीं पढ़ाई जाती? तो उनका ये तर्क रहता है। खैर इस पर हम राजनीतिक बात कोई नहीं करेंगे, लेकिन ये हमारा त्रिभाषा का सूत्र है। अब हम 2 चीजें समझते हैं संविधान में इसको लेकर, भाषा को लेकर क्या बोला गया और खासकर मातृभाषा को लेकर। तो आप देख सकते हैं पहला हमारा अनुच्छेद 350A, इसे याद रखिए, कई बार आपके पेपर में पूछा जाता है। 350A जो अपना आर्टिकल है वो क्या बोल रहा है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की हमें बच्चे को फैसिलिटी देनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर जो बच्चा है उसे मातृभाषा पढ़ाइए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं, चाहे वो हिंदी भाषिक क्षेत्र है या वो अहिंदी भाषिक क्षेत्र है, पहले नंबर पर बच्चे की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को रखा गया है। तो ये आर्टिकल का पालन वहां पर हुआ है। दूसरा आर्टिकल कौन सा है? 351। ये अनुच्छेद क्या बोलता है? ये केंद्र सरकार को बोलता है कि आपको पूरी पावर है, पूरी शक्ति है कि आप हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं। अब इसे ध्यान से समझिए। अब केंद्र सरकार को पूरी पावर है कि वो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जारी करे, जो कि त्रिभाषा सूत्र के नाम पर जारी किया जाता है समय समय पर। और आपने देखा है पिछले कुछ टाइम पहले भी जब सरकार में इसको जारी किया गया था, इसके बारे में बातचीत हुई थी, तो विवाद खड़ा हो जाता है। लेकिन सरकार तर्क कौन सा देती है? 351 का, कि हम अपने केंद्र सरकार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं। लेकिन समझने की बात वहीं आ जाती है कि जो अहिंदी भाषिक क्षेत्र के लोग हैं उन्हें हिंदी से दिक्कत कम होगी। मेरे हिसाब से उन्हें ज्यादा दिक्कत इस बात से है
कि हमारी भाषा उधर नहीं पढ़ाई जा रही तो उधर की भाषा इधर क्यों पढ़ाई जाए। खैर ये विवाद के विषय चलते रहेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि त्रिभाषा सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। एक बार समरी में बता देता हूँ। अहिंदी भाषी, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, वहाँ पहले नंबर पर आपकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी आ जाएगी। दूसरे नंबर पर आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी में अंग्रेजी आ जाएगी। तीसरे में कोई अंग्रेजी रिपीट नहीं होगी, कोई अन्य भाषा आ जाएगी जिसमें संस्कृत हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, कोई भी हो सकती है, जर्मन हो सकती है। अहिंदी वालों में पहले नंबर पर उनकी अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा यानी तमिल या कोई भी दूसरी भाषा वो आ जाएगी जो उनकी अपनी है। दूसरे नंबर पर हिंदी और अंग्रेजी में से कोई एक भाषा आ जाएगी जिसमें ज़्यादा चांस रहते हैं अंग्रेजी के। और तीसरे नंबर पर फिर वही कंडीशन है, विदेशी भाषा या आधुनिक भारतीय भाषा, लेकिन जो दूसरे नंबर पर रिपीट ना हुई हो। तो यहाँ पर कोई संस्कृत होगी, फ्रेंच होगी, जर्मन होगी, वो आ जाएगी। तो चलिए, आज हमारा त्रिभाषा सूत्र मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया है। कोई आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि सीटेट तक इस पर रेगुलर आपको वीडियो हिंदी की और आपके बाकी सब्जेक्ट की भी, सीडीपी की, सबकी मिलती रहेगी। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। बताइए आपको कैसा लगा आज का लेक्चर। थैंक यू।